चैप्टर 40 कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है बिटवीन सीनियर सिक्योरिटीज और कॉमन स्टॉक, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है अर्निंग पावर पर, इस बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। कंपनीज हैं ABC, तीनों की अर्निंग पावर है $1 मिलियन। तीनों कंपनीज आइडेंटिकल हैं हर एस्पेक्ट में, सिर्फ कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर को छोड़ के। कंपनी ए के पास 100,000 शेयर्स हैं कॉमन स्टॉक के, कंपनी बी के पास 6 मिलियन के बॉन्ड्स हैं 4% इंटरेस्ट वाले और 100,000 कॉमन स्टॉक है, और कंपनी सी के पास $12 मिलियन के बॉन्ड्स हैं 4% इंटरेस्ट रेट पे और 100,000 कॉमन स्टॉक है। तो एज्यूम करते हैं कि बॉन्ड्स की वर्थ एट पार है और कॉमन स्टॉक की वर्थ है 12 टाइम्स पर शेयर अर्निंग्स। तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी की पहले तो हमें अर्निंग्स निकालनी पड़ेगी कॉमन स्टॉक होल्डर के लिए कितनी है। कंपनी ए की तो 1 मिलियन ही है क्योंकि उसके पास कोई बॉन्ड नहीं है। कंपनी बी की अर्निंग्स कॉमन स्टॉक होल्डर के लिए कितनी हो जाएगी, 760,000 हो जाएगी, क्योंकि 4% ऑफ 6 मिलियन हमें माइनस करना पड़ेगा इससे, जो कि 240,000 होगा। और कंपनी सी की अर्निंग्स कितनी होंगी ऐसी, 4% ऑफ 12 मिलियन माइनस करना पड़ेगा हमें 1 मिलियन से, तो ये 520,000 इसकी हो जाएगी। और कॉमन स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 टाइम्स अर्निंग्स है, तो 12 मिलियन हो जाएगी कंपनी ए के केस में। कंपनी बी के केस में 9 मिलियन के आसपास होगी, कंपनी सी के केस में 6 मिलियन के आसपास होगी। तो कंपनी ए की बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। कंपनी बी की 6 मिलियन है, कंपनी सी की 12 मिलियन है, क्योंकि हम एट पार मान रहे हैं उसे। तो कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी होगी, कंपनी ए की 12 मिलियन होगी, कंपनी बी की 15 मिलियन, कंपनी सी की 18 मिलियन। तो इसका मतलब तो यह है कि कंपनीज जिनकी अर्निंग पावर सेम है लेकिन उनकी जो ओवरऑल वैल्यू है कंपनी की वो डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज कैपिटलाइजेशन डिफरेंट है, और कैपिटलाइजेशन तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कंपनी की कैपिटलाइजेशन को चेंज करके, मतलब सीनियर सिक्योरिटीज और कॉमन स्टॉक की परसेंटेज को चेंज करके, हम टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म को भी चेंज कर सकते हैं। तो यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। कंपनी बी को एनालाइज करते हैं पहले। इसके बॉन्ड्स एट पार सेल कर सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 टाइम्स है। फंडेड डेट की प्रेजेंस है कॉमन स्टॉक से पहले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कॉमन स्टॉक 12 टाइम्स अर्निंग पे सेल नहीं करेगी, तो वो भी पॉसिबल है। तो कंपनी ए के जो कॉमन स्टॉक है उनकी वर्थ तो ज़्यादा होनी चाहिए 12 टाइम से भी, क्योंकि उनके आगे तो डेट भी नहीं है ना, बॉन्ड्स नहीं है, तो कुछ कर्जा भी नहीं उतारना ना। ये बात सच है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि जो कंपनी बी के शेयर्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे कुछ भी चेंज होगी अगर अर्निंग्स में। वो इसलिए क्योंकि मान लो पहला केस ले लो, अर्निंग्स का 1 मिलियन ही है अर्निंग्स, तो कंपनी ए की EPS है $10, कंपनी बी के $7.6, ठीक है जी। और फिर केस 2 ले लेते हैं, मान लो अर्निंग्स डिक्लाइन होकर 750,000 होगी दोनों कंपनीज के लिए, तो कंपनी ए की EPS हो जाएगी $7.5 और कंपनी बी की $5.1। और ऐसे ही अगर अर्निंग्स इंक्रीज होकर 1250,000 हो जाए, कंपनी ए की EPS हो जाएगी 12.5, कंपनी बी की EPS हो जाएगी 10.1। तो अब चेंज इन EPS फ्रॉम बेस देखते हैं कितना है। पहले वाला केस तो बेस था, वो 1 मिलियन अर्निंग थी। अब 750,000 वाले केस में देखते हैं। कंपनी ए की अर्निंग्स 25% से डिक्रीज होगी और कंपनी बी की 33% से डिक्रीज होगी सेकंड केस में। और थर्ड केस है जब अर्निंग्स 1.25 मिलियन है, तो कंपनी ए की जो अर्निंग्स हैं वो 25% से इंक्रीज हुई और कंपनी बी की 33% से इंक्रीज हुई। तो जिसकी अर्निंग्स ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होंगी उस कंपनी की स्टॉक भी कम से कम उसी परसेंटेज से इंक्रीज होगी, अगर हम एज्यूम करें कि मल्टीपल सेम है। अगर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में अर्निंग्स हाई होंगी, बेहतर फैसला तो यही होगा ना कि वो वाली स्टॉक खरीदें जिसमें उसे ज़्यादा अर्निंग्स इंक्रीज मिले फ्यूचर में। तो यही रीज़न है कि कंपनी बी की स्टॉक की वर्थ 3 मिलियन ज़्यादा है या 25% ज़्यादा है कंपनी ए से, उसकी कैपिटलाइजेशन की वजह से। फिर ऑथर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन क्या होती है, जिसमें आप सीनियर सिक्योरिटीज इशू कर सको उस एक्सटेंट तक कि उनको सेफली इशू भी किया जा सके और इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से उन्हें खरीदा भी जा सके, वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। फिर ऑथर कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं कुछ, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल बॉन्ड्स की शॉर्टेज है जो कि साउंड क्वालिटी के होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं वो नए बॉन्ड इशू नहीं करती, और बहुत सारे केसेस में जो पुराने बॉन्ड्स भी होते हैं उनको भी रिटायर कर देती हैं बाय बैक करके। तो इसी रीज़न की वजह से बॉन्ड फिनेंसिंग सिर्फ वीक कंपनीज ही कर पाती हैं। और दूसरी बात ये भी है, इसी रीज़न की वजह से अच्छे बॉन्ड खरीदने के बजाय इन्वेस्टर प्रेफर्ड स्टॉक खरीदते हैं उन्हीं कंपनीज की। और प्रेफर्ड स्टॉक हमने बात की है नेचर से ही एक घटिया इन्वेस्टमेंट है,
तीसरा यह है कि जब लार्ज कंपनीज अपनी सीनियर सिक्योरिटीज़ को एलिमिनेट कर देती हैं बायबैक करके, तो उनकी जो कॉमन स्टॉक होती है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो जो इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदना चाहता था अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से, उसको भी ज़बरदस्ती स्टॉक ही खरीदनी पड़ती है। चलो अब कंपनी सी का एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर टॉप हैवी है। तो इसकी हमने वैल्यूएशन 18 मिलियन निकाली थी, 12 मिलियन बॉन्ड इशू एट पार और 6 मिलियन 12 टाइम अर्निंग्स। तो इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो सिर्फ 2 टाइम्स थी इसकी, जो कि सफिशिएंट नहीं है इंडस्ट्रियल बॉन्ड्स के हिसाब से। तो ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा ऐसी सिक्योरिटीज़ को पार पे खरीदना। तो अब अगर हम बोलें कि कंपनी डी है जिसके पास एक ऐसा इशू है जिसमें 12 मिलियन बॉन्ड है और 6% इंटरेस्ट रेट है इस बार, तो यानी कि इंटरेस्ट चार्जेस हो गए 720,000 और इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1.4 टाइम्स रहेगी बस। तो जो नॉर्मल बंदा है वो कंपनी डी की बॉन्ड्स को रिजेक्ट कर देगा अनसेफ सोच के, क्योंकि सिर्फ 1.4 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, लेकिन कंपनी सी के ले लेगा क्योंकि 2 टाइम्स थी उसमें। तो इसका मतलब जो सिर्फ ये है कि वो कंपनी डी के बॉन्ड्स को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसकी कूपन पेमेंट ज़्यादा है, 6% है उसकी, और दूसरी को एक्सेप्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी कूपन पेमेंट कम है। तो ऑथर बोलते हैं क्योंकि कंपनी सी के बॉन्ड सेफ नहीं है, कंपनी सी और डी दोनों के ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ा साइज है इशू का, 12 मिलियन है कंपेयर टू जो इक्विटी है 6 मिलियन की। प्रोबेबली ये जो इशू है वो डिस्काउंट पे सेल करेगा पार से, पार पे कोई नहीं खरीदेगा इसे, और ऐसे बॉन्ड्स को 70 रुपये से ज़्यादा पे नहीं खरीदना चाहिए। 100 पार है मान लो तो 30% डिस्काउंट। और इसी वजह से, क्योंकि ये बॉन्ड इशू का साइज़ बहुत बड़ा है, उसकी स्टॉक भी ज़रूरी नहीं है कि 12 टाइम्स अर्निंग्स पे ही ट्रेड कर रही हो। तो इस कंपनी की वैल्यू हो सकता है 15 मिलियन से भी कम हो जो कि कंपनी बी की वैल्यू थी, या फिर हो सकता है 12 मिलियन से भी कम हो जो कि कंपनी ए की वैल्यू थी जिसमें बॉन्ड थे ही नहीं। तो अगर इन्वेस्टर्स लापरवाह हैं और स्पेकुलेटर्स काफ़ी एंथुसियास्टिक हैं तो कंपनी सी 18 मिलियन पे बिक सकती है और उससे ज़्यादा पे भी बिक सकती है। एक्चुअल में उसे बिकना नहीं चाहिए इतने में। कंपनी ए की कैपिटलाइजेशन थी ओवर कंजर्वेटिव, सब कुछ ही कॉमन स्टॉक था। कंपनी सी की है स्पेकुलेटिव कैपिटलाइजेशन, कंपनी बी की है सूटेबल या अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन। फैक्टर ऑफ लेवरेज इन स्पेकुलेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी सी में स्पेकुलेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर था, तो अगर 25% इंक्रीज हो जाए अर्निंग्स कंपनी सी की फ्रॉम 1 मिलियन टू 1.25 मिलियन, तो इसका मतलब उसकी ईपीएस 50% से इंक्रीज होगी। तो यानी कि कॉमन स्टॉक भी कम से कम 50% बढ़नी चाहिए अगर मल्टीपल सेम है। तो इसी रीज़न की वजह से ये कंपनीज जो स्पेकुलेटिवली कैपिटलाइज होती हैं, इनकी स्टॉक्स हाई वैल्यू पे सेल होती हैं गुड टाइम्स में और गुड मार्केट्स में, लेकिन बुरे टाइम में फिर पनिश भी बहुत ज़्यादा यही स्टॉक्स होते हैं। और ऑथर बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड इंटरेस्ट ही होना चाहिए बहुत ज़्यादा ईपीएस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, लेवरेज इफेक्ट पाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन अलाउंस भी है कंपनी का, हैवी फिक्स चार्ज या बहुत ही हाई फिक्स्ड कॉस्ट है कंपनी की ऑपरेटिंग, तो वो भी एज अ लेवरेज इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये स्पेकुलेटिव इश्यूज अनफेवरेबल मार्केट्स में बहुत ही लो प्राइस पे ट्रेड करते हैं और इससे पॉसिबिलिटी हो जाती है बहुत ही हाई प्राइस इंक्रीज की, क्योंकि अगर अर्निंग्स थोड़ा सा भी इम्प्रूव होंगी तो परसेंटेज इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगा। और स्पेकुलेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉमन स्टॉक होल्डर का फ़ायदा होता है एट द एक्सपेंस ऑफ सीनियर सिक्योरिटी होल्डर। वो इसलिए होता है क्योंकि कॉमन स्टॉक वाले ने बहुत थोड़ा कैपिटल डाला हुआ है और मेजर फाइनेंसिंग सीनियर सिक्योरिटी से हो रही है। कॉमन स्टॉक होल्डर ने उसमें 6 मिलियन डाला था कंपनी सी के एग्जाम्पल में और 12 मिलियन बॉन्ड होल्डर से लिए हुए थे, तो 33% और 67% उधर से आ रहा था। तो ये ऐसा है कि हेड्स आया तो मैं जीतूंगा, टेल्स आया तो तू हारेगा, तो मतलब जीतेगा स्टॉक होल्डर ही। क्योंकि अगर कंपनी ने अच्छा किया तो ईपीएस की परसेंटेज इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगी, कॉमन स्टॉक के प्राइस शूट करेंगे, कॉमन स्टॉक होल्डर का फ़ायदा होगा। अगर कंपनी ने बैड परफॉर्म किया तो कॉमन स्टॉक होल्डर का कुछ नहीं जा रहा, कॉमन स्टॉक होल्डर ने तो पहले ही कम कैपिटल डाल ली थी। नुकसान होगा सीनियर सिक्योरिटी होल्डर का क्योंकि ज़्यादा पैसा उन्होंने डाला है धंधे में। ऑथर बोलते हैं ये स्पेकुलेटिवली कैपिटलाइज जो कॉमन स्टॉक्स होती हैं इनको नॉर्मल या जनरल मार्केट कंडीशंस में ही कंसीडर करना चाहिए खरीदने के लिए, इन्फ्लेटेड डिफ्लेटेड वाले टाइम पे नहीं करना चाहिए। और एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आप अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं इनमें और आप अच्छी जजमेंट यूज़ कर रहे हैं इनको सेलेक्ट करने के लिए, सिर्फ वही इशू सेलेक्ट करेंगे जिनके अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो इन द लॉन्ग रन स्पेकुलेटर को फ़ायदा होगा ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके। और हमें पार्शियलिटी उन कंपनीज की तरफ रखनी चाहिए जिनकी जो सीनियर कैपिटल है वो प्रेफर्ड स्टॉक की फॉर्म में है बॉन्ड्स की बजाय, क्योंकि बॉन्ड्स का पहला हक होता है वो कंपनी को इंसॉल्वेंट कर सकते हैं, रिसीवरशिप में ले जा सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक के केस में उनके डिविडेंड सस्पेंड होंगे बुरे टाइम में, कोई कोर्ट में नहीं जा रहा। तो ये हम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के एक्सपेंस पे अपना खुद का फ़ायदा देख रहे हैं।
और फिर ऑथर बोलते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए पूरा अमाउंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव गेन कैप्चर करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि ऑथर एग्जांपल देते हैं मोहक रबर कंपनी का, जिसमें अगर आपने समझदारी से परचेज की होती $15 पर शेयर पे, तो इन्वेस्टर को $100 पे लगता कि अब इसकी स्पेकुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक पूरे हो चुके हैं और मुझे बेच देनी चाहिए, जबकि स्टॉक $250 पे गया था। तो पूरा 15 से 250 तक का गेन रियलाइज करना बॉटम से टॉप तक बहुत ही मुश्किल है। तो ये कोई बात नहीं, पूरा तो कोई भी रियलाइज नहीं कर सकता, भगवान कोई नहीं है कि पूरा टाइम कर दे किसी भी स्टॉक के प्राइस को या मार्केट को। तो जैसे ही अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है स्टॉक होल्डर के पास, स्टॉक होल्डर एक दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए होल्ड करने का डिसाइड करता है तो जो प्रॉफिट उसे ऑलरेडी हो चुका है वो उसे भी रिस्क कर रहा है।